ब्लाउज सादत हसन मंटो। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेचैन था। उसका वजूद कच्चे फोड़े सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते वक्त, यहाँ तक कि सोचते वक्त भी उसे अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको वो बयां करना चाहता भी तो ना कर सकता। कभी कभी बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालातों में बेआवाज़ बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते। उसके दिलो दिमाग के नर्म नाजुक पदों पर हर वक्त जैसे कंटीले पैरों वाली चींटियां सी रेंगती रहती थीं। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके अंगों में पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती थी। इसी तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़ी सी ओखली में डाल दे और किसी से कहे, मुझे कूटना शुरू कर दो। बावर्ची खाने में गर्म मसाले कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमक से छत में एक गूंज सा दौड़ जाती तो मोमिन के नंगे पैरों को ये कपकपी बड़ी भली लगती। पैरों से होती हुई ये कपकपी उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों से दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की लौ सा कांपने लगता। मोमिन की उम्र 15 बरस की थी, शायद 16वां ही लगा हो। उसे अपनी उम्र के बारे में सही अंदाज़ा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका बचपन तेज़ी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इस दौड़ ने, जिससे मोमिन बिल्कुल अनजान था, उसके खून की हर बूंद में सनसनी पैदा कर दी थी। वो उसका मतलब समझने की कोशिश करता पर नाकाम रहता। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां पैदा हो रही थीं। गर्दन पहले पतली थी, अब मोटी हो गई थी। बाहों के पुट्ठों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निखल रहा था। छाती पर मांस की तरह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से उसकी छातियों में गोलियां सी पड़ गई थीं। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक एक बंटा अंदर दाखिल कर दिया हो। उन उभारों को हाथ लगाने पर मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान अचानक जब उसका हाथ उन गोलियों से छू जाता था, वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदुरे कपड़े से भी उसकी तकलीफ देह सरसराहट महसूस होती। गुस्ल खाने के नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद ना हो, मोमिन अपनी कमीज के बटन खोलकर उन गोलियों को गौर से देखता, हाथों से मसलता। दर्द होता, टीसें उठती, सारा जिस्म फलों से लदे हुए दरख्तों की तरह जिसे ज़ोर से हिला दिया गया हो, कांप कांप जाता। इसके बावजूद वो दर्द पैदा करने वाले इस खेल में मशगूल रहता। कभी कभी ज़्यादा दबाने पर वो गोलियां पिचक जाती और उसके मुंह से एक लेसदार लुआब निकल जाता। उसको देखकर उसका चेहरा कान की लवों का तक सुर्ख हो जाता। वो ये समझता कि उसे कोई गुनाह हो गया। गुनाह का सवाब के बारे में मोमिन की जानकारी बहुत महदूद थी। हर वो काम जो एक इंसान दूसरे इंसानों के सामने ना कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। इसलिए जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लवों तक सुर्ख हो जाता तो वो झट अपनी कमीज़ के बटन बंद कर लेता और मन में फैसला करता कि आइंदा ऐसी फिजूल हरकत कभी ना करेगा। लेकिन इस इरादे के बावजूद दूसरे या तीसरे दिन तन्हाई में वो फिर उस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन से सब घर वाले खुश थे। बड़ी मेहनती लड़का था। जब हर काम वक्त पर कर देता तो किसी को शिकायत का मौका कैसे मिलता। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े से अरसे में उसने घर के हर आदमी को अपनी मेहनती मिजाज के मुतासिर कर लिया था। 6 रुपये महीने पर नौकर हुआ था, पर दूसरे महीने ही उसकी तनख्वाह 2 रुपये बढ़ा दी गई थी। वो
उस घर में बहुत खुश था, इसलिए कि यहाँ उसकी कद्र की जाती थी। पर अब कुछ दिनों से वो बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान जगह पर लेटा रहे। अब काम में उसका जी ना लगता, लेकिन इस बेदली के होते हुए भी वो अपने काम में काहिली नहीं बरतता। यही वजह थी कि घर में कोई भी उसकी इस मानसिक उथल पुथल से वाकिफ ना था। रज़िया थी सो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्में, धुनें सीखने और रिसाले पढ़ने में मशगूल रहती। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही ना की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन के इधर उधर के काम लेती थी, पर कभी कभी उसे डांटती भी थी। पर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउज़ों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज़ उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई काट के कपड़े पहनने का बेहद शौक़ था। शकीला उससे 8 ब्लाउज़ मांग कर लाई थी और कागज़ों पर उसके नमूने उतार रही थी। इसीलिए उसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीबी सख्त गीर औरत नहीं थी। घर में 2 नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी, जो ज़्यादातर बावर्ची खाने का काम करती थी। मोमिन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीबी ने मुमकिन है मोमिन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, पर उसने मोमिन से इसकी चर्चा नहीं की। और वो इक़लाब जिसमें मोमिन का दिल, दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल अनजान थी। चूँकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो मोमिन के ज़हनी और जिस्मानी बदलाव को नहीं समझ सकती थी। और फिर मोमिन नौकर था, नौकरों के बारे में कौन सोचता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता मुड़ता ज़िंदगी के ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज़्यादा लंबा तो नहीं था, पर ख़तरों से भरा था। इस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज़ तेज़ थे, कभी धीरे धीरे। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किसी तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय कर जाना चाहिए या वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीज़ों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पाँव के नीचे आने वाली जवानी के गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थीं। वो अपना तवाज़न बनाए नहीं रख पा रहा था, इसलिए बेहद बेचैन था। इसी बेचैनी की वजह से कई बार काम करते करते चौंक कर वो अचानक किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर उसके मन में इच्छा होती कि टांगों से पकड़कर उसे कोई इतना खींचे कि वो 1 महीने तार बन जाए। ये सब बातें उसके दिमाग में कैसी ऐसे कोने में पैदा होती थी कि वो ठीक तौर पर उनका मतलब नहीं समझ सकता था। अनजान तौर पर वो चाहता था कुछ हो, क्या हो, वो कुछ हो मेज़ पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछालना शुरू कर दे। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक ही उबाल में ऊपर को उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर वो दबाव डाले तो वो दोहरी हो जाए और उसमें से पानी का फव्वारा फूट जाए। उसे एक ऐसी ज़बरदस्त अंगड़ाई आई कि सारे जोड़ अलग अलग हो जाएं और उसमें एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात हो जाए तो उसने पहले कभी ना देखी हो। मोमिन बहुत बेचैन था। रज़िया नई फिल्मी धुनें सीखने में मशगूल थी और शकीला कागज़ों पर ब्लाउज़ों के नमूने उतार रही थी। जब उसने ये काम ख़त्म कर लिया तो वो नमूना जो उन सबसे अच्छा था सामने रखकर अपने लिए उदी साटन का ब्लाउज़ बनाने लगी। अब रज़िया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कॉपी छोड़कर उस ओर ध्यान देना पड़ा। शकीला हर काम बड़े ढंग और चाव से करती थी। जब सीने पिरोने बैठी तो उसकी बैठक बड़ी इत्मीनान भरी होती थी। अपनी छोटी बहन रज़िया की तरह वो अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टाँका सोच समझकर बड़े इत्मीनान से लगाती थी ताकि भूल की गुंजाइश ना रह पाए। नाप जोख भी उसकी बहुत सही थी, इसलिए कि पहले कागज़ काट कर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त तो ज़्यादा खर्च होता था पर चीज़ बिल्कुल फिट तैयार होती।
शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। हाथ पांव गुदगुदे थे, गोश्त भरी उंगलियों के आखिर में है, हर जोड़ का पर एक एक नन्हा गड्ढा है। जब मशीन चलाती तो ये नन्हे नन्हे गड्ढे हाथ की हरकत से कभी गायब हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़ी इत्मीनान से चलाती थी, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी खूबसूरती के साथ मशीन की हत्ती घुमाती। कलाई में हल्का सा खम पैदा हो जाता, गर्दन ज़रा उस तरफ को झुक जाती और बालों की एक लट, जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह ना मिलती, नीचे फिसल जाती। शकीला अपने काम में इतनी मशगूल रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश ही नहीं करती। जब शकीला ऊदी साटन सामने फैलाकर अपनी नाप का ब्लाउज काटने लगी तो उसे टेप की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि उसका अपना टेप घिस घिस कर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, पर उससे कमर और छाती की नाप कैसे ली जा सकती थी। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी नाप दोबारा लेना चाहती थी। कमीज़ उतार कर उसने मोमिन को आवाज़ दी। वो आया तो उसने कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर के कपड़े का गज़ ले आओ, कहना शकीला बीवी मांगती है। मोमिन की निगाहें शकीला की सफ़ेद बनियान के साथ टकराई। वो कई बार शकीला बीबी को ऐसी बनियानों में देख चुका था, लेकिन आज उसे एक अजीब किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट से कहा, कैसा गज़ बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज़। एक गज़ तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज़ भी होता है कपड़े का। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़कर उनसे ये गज़ ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फ़ौरन ही कपड़े का गज़ लेकर आ गया। शकीला ने यह गज़ उसके हाथ से ले लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, इसे अभी वापस ले जाना। फिर उसने अपनी बहन रज़िया से कहा, इन लोगों की कोई चीज़ अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तगादे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ, ये गज़ लो और यहाँ से मेरी माप लो। रज़िया ने शकीला की कमर और सीने की माप लेनी शुरू की तो उनके बीच कई बातें हुईं। मोमिन दरवाजे की दहलीज पे खड़ा था, तकलीफ़ दे खामोशी से ये बातें सुन रहा था। रज़िया, तुम खींच कर माप क्यों नहीं लेती? पिछली दफ़ा भी यही हुआ, तुमने माप लिया और मेरे ब्लाउज़ का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाता है। कहाँ का लूँ, कहाँ का ना लूँ, तुम तो अजीब मुसीबत में डाल रही हो। यहाँ की माप लेनी शुरू की तो तुमने कहा ज़रा और नीचे से लो। ज़रा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाई वाह, चीज़ के फिट होने में ही तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। अब तुम माप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोककर उसने घुटी घुटी आवाज़ में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा निकाली तो मोमिन को ऐसा लगा कि उसके अंदर रबड़ के गुब्बारा फट गए हैं। उसने घबरा कर कहा, गज़ लाइए बीबी जी, दे आओ। शकीला ने उसे झड़क दिया, ज़रा ठहरो। ये कहते समय कपड़े का गज़ उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उतारने की कोशिश की तो मोमिन को उसकी सफ़ेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नज़र आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, पर यह गुच्छा उसे कुछ भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीब सी इच्छा उसके मन में पैदा हुई कि ये काले काले बाल उसकी मूछ बन जाएं। बचपन में वो भट्टों के काले और सुनहरे बाल निकाल कर अपनी मूछ बनाया करता था। उसको अपनी ऊपरी होंठों पर जमाते समय जो सरसराहट उसे महसूस करती थी, उसी तरह की सरसराहट इस इच्छा ने उसके ऊपरी होंठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया और बगल छिप गई, पर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसकी तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और उसके काले काले बाल बगल में झांकते रहे। थोड़ी देर बाद शकीला ने मोमिन को गज़ दे दिया और कहा, जाओ वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है।
मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो अपना मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया, उसने अचानक अपना छोटा सा ट्रंक खोला जिसमें इर्द के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके मन में ख्वाहिशें हुई कि नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की सलवार किसी तरह फड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुदना आ गया और फुदना फ़ौरन ही उन काले बालों के गुच्छे में बदल गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रोमी टोपी निकाली और उसके नरम और लचकीले फुदने को उसने हाथ फेरना शुरू किया ही था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज़ आई, मोमिन। मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। उन चमकीले और फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन से बोली, मैंने तुम्हें इतने आवाज़ें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की ज़बान लड़खड़ाने लगी। नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो ज़रूर कर रहे होगे। शकीला सवाल किए जा रही थी पर उसका ध्यान असल में ब्लाउज़ की ओर था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। रज़िया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देख मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन महसूस हुई और इस तस्कीन ने उसके मन में ये ख्वाहिश पैदा की वो कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करे जिससे शकीला बीबी को और हंसने का मौका मिले। इसलिए लड़कियों की तरह झेप कर और लहजे से शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए पूछा, क्या करोगे उस रुमाल का? मोमिन ने झेप कर जवाब दिया, गले में बांध लूँगा बीबी जी, बड़ा अच्छा लगेगा। ये सुनकर शकीला और रज़िया दोनों देर तक हंसती रहीं। गले में बांधोगे तो याद रखना उसी से फांसी दे दूंगी। यह कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रज़िया ने कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही भुला दिया। रज़िया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रज़िया जवाब ना देकर उस नई फिल्मी धुन में गुनगुनाने लगी जिसे 2 दिन से सीख रही थी। इस बीच शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक नई दुकान खुली है, वहीं जहाँ उस दिन तुम मेरे साथ गए थे, वहाँ जाओ और पूछ कर आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसीलिए कुछ रियायत ज़रूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ, अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकल कर दरवाजे की ओट में गया। कुछ लम्हों बाद बनियान उसके पैरों के पास आ गिरी और अंदर से शकीला की आवाज़ आई, कहना हम इसी किस्म की, इसी डिज़ाइन की बिल्कुल यही चीज़ लेंगे, फ़र्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठा ली जो पसीने के कारण बहुत गीली हो गई थी। जैसे ही किसी ने भाप कर रखकर फ़ौरन हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी थी। ये सारी चीज़ें उसको बड़ी भली लगीं। उस बनियान को वो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम थी। वो अपने हाथों से मसलता बाहर चला गया। जब भाव ताव पूछकर बाजार से लौटा तो शकीला उस ऊदी साटन के ब्लाउज़ की सिलाई शुरू कर चुकी थी जो मोमिन की रूमी टोपी के फुदने से कहीं ज़्यादा चमकीला और लचकदार था। ये ब्लाउज़ शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूट गई नई सुई लाने के लिए। शाम करीब जब शकीला ने बाकी काम दूसरे दिन पर उठा दिए तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन को बेकार कतरे उतारने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह से जगह साफ कर दी, बाकी सब चीज़ें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर साटन की चमकीलियाँ कतरने अपनी जेब में रख लीं, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम ना था कि वो उनका क्या करेगा। दूसरे दिन जब उसने जेब से कतरने निकाली और अकेले में बैठकर उनके धागे अलग करने लगा, देर तक वह इस खेल में लगा रहा, यहाँ तक कि धागों के छोटे
बड़े टुकड़ों को एक गुच्छा सा बना लिया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसकी कल्पना में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का एक छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। ऊदी साटन के ब्लाउज़ के हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रहीं। पहले जब उसने कच्चा किया गया था, उस पर सफ़ेद धागे के बड़े बड़े टाँके जगह जगह फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई, जिससे उसकी सब सिलवटें दूर हो गईं और चमक भी दूनी हो गई। इसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना, रज़िया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगर मेज़ के पास जाकर आईने में खुद को हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा। जहाँ जहाँ तंग या खुला था वहाँ निशान बनाए, उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहन कर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। इधर साटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था, उधर मोमिन के दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालों के टाँके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता, उसकी निगाहें चमकीले साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छू कर उसे देखे। फिर छू कर ही नहीं बल्कि उसकी मुलायम और रोएदार सतह पर दूर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदुरे हाथ। उसने उन साटन के टुकड़ों से उसकी कोमलता का अंदाज़ा कर लिया था। धागे जो उसने उन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज़्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उसका गुच्छा बनाया तो दबाते वक्त उसे लगा कि उनमें रबड़ की सी लचक भी है। वो जब भी अंदर जाकर ब्लाउज़ को देखता, उसका ख्याल फ़ौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला के बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वो भी इस साटन को ही तरह मुलायम होंगे? आखिरकार ब्लाउज तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतार कर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसी किस्म की सफ़ेद बनियान थी जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव पूछने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज़ पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईने की तरफ देखा। ब्लाउज़ में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वो इतना चमकता था कि मालूम होता साटन का रंग सफ़ेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी का लंबी झीरी ब्लाउज़ फिट होने के कारण अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से रहा ना गया, इसीलिए उसने कहा, बीबी जी, आपने दर्जियों को भी मात कर दिया है। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, पर वो रज़िया की राय जानने के लिए बेचैन थी, इसीलिए वो सिर्फ अच्छा है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया। उसने ब्लाउज़ का काला और चमकीला अक्स देर तक मौजूद था। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो अपने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज़ को देखा। कमरे में मौजूद कोई नहीं था। चुनांचे आगे बढ़कर उसने पहले ध्यान से उसे देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए यूं लगा कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रोएं पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। हाथ को जब वो सोया, उसने कई ऊट पटांग सपने देखे। डिप्टी साहब ने उसे पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की चोट लगाई तो वो नरम नरम बाल का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ने लगे। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रूमी टोपी का फुदना कहीं गायब हो गया। वो फुदने की तलाश में निकला, देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आनी शुरू हो गई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज़ पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर तक वो किसी धड़कती हुई चीज़ पर अपना हाथ फेरता रहा, फिर एकाएक हड़बड़ा कर उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ समझ ना सका कि क्या हो रहा है। इसके बाद उसे डर, हैरानी और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ।
उसकी हालत उस वक्त अजीबो-गरीब थी। पहले उसे एक तकलीफ़देह गर्मी सी महसूस हुई, फिर कुछ लम्हों के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी।